Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely climate governance, frameworks, institutions and actors. क्लाइमेट गवर्नेंस के हवाले से इसमें ये लिखती हैं राइटर, फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से जो है काम करने चाहिए और एक्टर्स किस तरह से अपने जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे ताकि जो है इन चैलेंजेस से निपटा जा सके जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेस हैं पूरी दुनिया को। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एट अ बेसिक लेवल, क्लाइमेट गवर्नेंस रेफर्स टू एक्शंस एंड इंटरवेंशंस intentionally taken by a diverse group of people to reduce, prepare for and cope with carbon emissions। ठीक है, अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो क्लाइमेट गवर्नेंस को ये किसको रेफर कर रहे हैं, ये एक्शंस को रेफर कर रही हैं और इंटरवेंशंस को जो इंटेंशनली यानी जानते बूझते जो है वो ली जाएं। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल लें रिड्यूस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को और कोप करने के लिए जितनी भी कार्बन एमिशंस हैं इनसे। इनहेरेंटली इन अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, अगर हम इनहेरेंटली देखें तो कोलैबोरेटिव प्रोसेस चलता आया है। द स्कोप ऑफ गवर्नेंस मॉडल इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स दैट प्रोवाइड इट्स लेजिटिमेसी एंड द फाइनेंशियल विगर टू इन्फ्लुएंस चेंज। ठीक है, जो स्कोप ऑफ गवर्नेंस है उस गवर्नेंस के मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क शामिल हैं। ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं लेजिटिमेसी और फाइनेंशियल विगर ताकि इन्फ्लुएंस जो हो सके, चेंज लेकर आया जा सके। विगर होता है जोश बेसिकली। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। Governance is about power backed by policy initiatives, regulations and international buildings। ठीक है, गवर्नेंस क्या है, किसके बारे में होती है, पावर से मुतालिक होती है जिसमें पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आगाज किससे किया जाता है, पॉलिसी से किया जाता है, फिर उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और फिर इंटरनेशनल जो है वो बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, आपस में मेल मिलाप के साथ इन चीजों को टैकल किया जाता है। It is about making decisions on an administrative model that best delivers in times of crisis and peace। ठीक है, ये किसके बारे में है, डिसीजन मेकिंग के बारे में है, इंतजामिया के मॉडल के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल के बारे में जो कि बेस्टली जो है वो अपने बेस्ट तौर पर डिलीवर कर सकें उस वक्त जब क्राइसिस हो या पीस आया हुआ हो। गवर्नेंस इज अबाउट ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रिवेंट सिस्टम ब्रेकडाउन। प्रिवेंट होता है रोकना, सिस्टम ब्रेकडाउन सिस्टम का टूट जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो गवर्नेंस बेसिकली किसके बारे में है कि ऑब्लिगेशंस होती हैं उसकी, यानी कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जिम्मेदारियों को कहते हैं, ताकि वो जो सिस्टम है उसको उसको टूटने से प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें। It is about putting up a bold face, taking tough decisions and aiming for a social route to profitability। और ये किस बारे में होती है, गवर्नेंस इसलिए भी होती है कि एक बोल्ड फेस हो ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, टफ डिसीजंस जितने भी मुश्किल फैसले हैं वो लिए जा सकें और एक प्रॉपर एक सोशल रूट हो जो कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जाए, मुनाफा बख्श चीजों की तरफ मुल्क को, स्टेट को लेकर जाए। The story of climate change from a slideshow to a sideshow to a centerpiece is a story of frameworks, institutions and actors। ठीक है, जो स्टोरी है क्लाइमेट चेंज की, अगर हम साइड शो से देखें उसको तो सेंटर पीस है स्टोरी का, जिसमें फ्रेमवर्क शामिल हैं, इंस्टीट्यूशन शामिल हैं और एक्टर्स शामिल हैं। यानी बेसिकली ये तीन चीजें काम कर रही हैं, पहले फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और फिर एक्टर्स जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं, एक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं उसको अपनी स्टेट में। Since the recorded history of human life on Earth, natural disasters have been occurring as a matter of routine। जब से अगर हम तारीख को देखें, इंसानी जिंदगी की जमीन पर जब से तारीख उसकी चलती आ रही है तो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो फितरी डिजास्टर्स आ रहे हैं वो अकर होते रहे हैं, रूटीनली हम देख रहे हैं। In many cities in ancient Rome or Egypt, in the Indian subcontinent or in Europe, there were long spells of droughts। ठीक है, अगर एंशियंट सिटीज की बात करें, कदीम सिटीज की बात करें, रोम इजिप्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप में इवन। ठीक है, तो स्पेल्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट होता है कहत साली। ठीक है, तो ये कहत साली हमें लंबे अरसे तक देखने को मिलती रही थी। inundating floods and a winter that would freeze the blood in the veins। ठीक है, ड्रॉट्स भी देखने को मिले यानी कि कहत साली, उसके बाद तबाहकुन फ्लड्स थे, इनंडेटिंग यानी डुबा देने वाले। ठीक है, डुबा देने वाले सैलाब थे और सर्दियां इतनी सीवियर होती थी जो कि रगों के अंदर, वेन्स यानी रगों के अंदर ही इंसान के खून को, ब्लड को फ्रीज कर देती थी। The difference between the disasters that happened in older times and what we see today is that the present situation is man made। तो यहाँ पर बेसिकली राइटर ये कह रही है कि इन
डिजास्टर जो पहले हुआ करते थे, जो पुराने वक्तों में कदीम दौर में हुआ करते थे और जो आज हो रहे हैं, तो इनमें बस फर्क इतना सा है कि पहले वक्तों में डिजास्टर्स नेचुरल होते थे और आज के वक्त में मैन मेड है, इंसान के खुद की तख्लीक करदा ये प्रॉब्लम्स हैं। द एंशियंट रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज was to ration grain or offer prayers and sacrifices to appease the god or goddesses of weather। ठीक है, एंशियंट यानी कि पुराने कदीम लोगों की बात हो रही है। वो क्या रिस्पॉन्स करते थे क्लाइमेट चेंज जब आते थे ना, ठीक है, तो वो ग्रेन्स डालते थे, यानी कि अनाज वगैरह ऑफर करते थे, फिर या प्रेयर्स करते थे, इबादत करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, कुर्बानियां देते थे। ठीक है, अपीज होता है तस्कीन देना। ठीक है, तस्कीन देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है, तो उस वक्त वो अपने गॉडेसेस जितने भी होते थे, उनके देवी देवताओं, उनको खुश करने के लिए वेदर यानी कि जो मौसम के गॉड गॉडेसेस उनके होते थे, उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ करते थे। टुडे अ प्लेथोरा ऑफ नेशनल, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। प्लेथोरा होता है अ लॉट ऑफ। ठीक है, ठीक है, प्लेथोरा ऑफ नेशनल, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट्स अब मौजूद हैं। ठीक है, लातादाद हम कह सकते हैं, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज सच एज आईपीसीसी। ठीक है, जो कि कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, जिनमें आईपीसीसी भी शामिल है, द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो कि क्लाइमेट चेंज पर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनमें इंटरनेशनल एनर्जी की एजेंसी भी शामिल है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। आर अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम इन सपोर्ट ऑफ ट्रेन साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो अटेंड करती हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को देखती हैं, किसकी सपोर्ट करती हैं, वो ट्रेन साइंटिस्ट की सपोर्ट से वो भी करती हैं। ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमिटेड एक्टिविस्ट एंड कंसर्न सिटीजंस एंड एन एक्सटेंसिव रिजर्वियर ऑफ रिसर्च। ठीक है, और साथ ही साथ इंजीनियर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमिटेड जो सरगर्मियों में एक्टिविस्ट होते हैं, सरगर्म लोग होते हैं, और जो कंसर्निंग सिटीजंस होते हैं ना, शहरी होते हैं, जो कि इन चीजों को एनालाइज करना चाह रहे होते हैं, तो वो जो या एक्सटेंसिव रिजर्वियर होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वो तमाम आपस में कोलैबोरेशन के साथ इन चीजों को टैकल करते हैं। Yet despite the colossal knowledge base, we are as bad as our ancestors in bailing ourselves out from the catastrophe। ancestors क्या है हमारे पास? ancestors हमारे आबाओ अजदाद। ठीक है, और colossal होता है बेसिकली भारी भरकम सी। ठीक है, भारी भरकम यानी कि यहाँ पे यार colossal knowledge base है ना, colossal knowledge base यानी नॉलेज का बहुत ज्यादा होना, अच्छा खासा नॉलेज होना। ठीक है, एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद हो गए। बेलिंग जो होता है बेसिकली मदद करना होता है। ठीक है, और कैटास्ट्रॉफी तबाहकुन। ठीक है, तबाहकुन सिचुएशन जो होती है, तबाही बेसिकली हम कह लें। तो यहाँ पर वही है कि जो नॉलेज होता था वो कोलोजल भारी भरकम काफी नॉलेज होता था, लेकिन हम अपने एंसेस्टर से यानी आबाओ अजदाद से अपनी मदद करने में उनसे काफी ज्यादा जो है वो पीछे हैं। ठीक है, बैड हैं हम, जिस तरह से हम कैटास्ट्रॉफी देख सकते हैं। The early 19th century marks the beginning of a struggle to understand the composition, mechanics and behaviors of the Earth's atmosphere। तो अर्ली अगर शुरुआत की 19वीं सदी को देखा जाए, जो बिगनिंग है स्ट्रगल जिसमें हमें देखने को मिल रही होती है, काफी कोशिशें जो अंडरस्टैंड करने में होती हैं, मैकेनिक्स को, कंपोजिशन को, या बिहेवियर जो है जमीन के एटमॉस्फेयर, आबो हवा को हम देखें अगर, ठीक है, पूरा हवाई को देखें, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने में काफी स्ट्रगल लगी। By 1895, Swedish scientist Svante Arrhenius had established the relationship between the level of carbon dioxide and atmospheric temperature। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट मिल रहा है, राइटर बिल्कुल बैकग्राउंड से उठाकर लेकर आ रही हैं और बता रही हैं 1895 की बात कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांटे हैं, ठीक है, जो स्टैब्लिश करते हैं, जिन्होंने स्टैब्लिश किया रिलेशनशिप को। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसके दरमियान का लेवल दिखाया। Through his findings, he warned that the continuous and excessive use of coal might increase the global temperature in future। तो उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनकी जो तलाश थी, उसमें उसको करने के बाद उन्होंने ये वार्न किया कि जो मुसलसल और जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है, बहुत ज्यादा यूज, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना कोयले का, तो ये इंक्रीज कर देगा ग्लोबल टेम्परेचर को आने वाले फ्यूचर में। The decade of 1950 was dominated by the discussion of industrial pollution and its effect on the climate। ठीक है, जो 1950 की दहाई थी, उसमें जो डोमिनेट था यानी कि बर्तरी हासिल थी इस डिस्कशन को, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रही है, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी उसके बाद, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रही थी और उसके इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज पर पड़े, तो ये चीज जो है उस वक्त डिस्कशन में थी। दिस डेलिबरेशन रिजल्टेड इन द ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च बाय साइंटिस्ट चार्ल्स डेविड कीलिंग हु डेवलप्ड द नाउ फेमस कीलिंग कर्व। ठीक है, इस डेलिबरेशन के रिजल्ट में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हुई। साइंटिस्ट चार्ल्स डेविड कीलिंग थे जिन्होंने एक नया फेमस जो कीलिंग कर्व है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप किया, विच क्लियरली शोड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। जो लाजमी तौर पर यही शो कर रही थी, बिल्कुल साफ तौर पर यह जाहिर कर रही थी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है।
आफ्टर दैट नियरली एवरी रिसर्च ऑन ग्लोबल वार्मिंग प्रूव्ड इट अ मैन मेड फिनोमिना। तो यहाँ पर राइटर ये कह रही है उसके बाद हर चीज ने यही साबित कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या प्रूव हुई, एक मैन मेड फिनोमिना प्रूव हुआ कि इंसान की खुद करदा ये चीजें हैं। In 1988, James Hansen, then director of the National Air and Space Administration Institute for Space Studies, ठीक है, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल एयर एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के, जेम्स, उन्होंने 1988 में टेस्टिफाइड किया before the US Senate that the Earth was warming and that 99% of the warming was not a natural occurrence but an intentional buildup of carbon dioxide and other gases in the atmosphere। ठीक है, टेस्टिफाइड मतलब इन्होंने जो है वो कंफर्म बताया, ठीक है, कि यूएस सेनेट के सामने कि जमीन में जितनी भी वार्मिंग हो रही है ना, तो वो 99% नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड है, खुद से पैदा करदा है, जो है इंटेंशनली ये चीजें हो रही हैं और डिफरेंट गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। दिस टेस्टिमनी फॉलोड अ बैराज ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसकी वजह से बहुत सारी ट्रीटीज भी हुई, कन्वेंशंस हुई, डिस्कशंस हुई क्लाइमेट चेंज पर। Finally, आखिरकार the decade ended in a unanimous agreement that to recalibrate the Earth's atmosphere, ठीक है, recalibrate होता है नई शक्ल में ढालना, तो फिर ये एंड हुआ तो उसमें एग्रीमेंट्स हुए ऐसे पक्के जिनमें उन्होंने कहा कि अर्थ एटमॉस्फेयर को हम नई शक्ल में ढालेंगे। वी ह्यूमंस हैड टू चेंज हाउ वी इंटरेक्ट विद नेचर, तो हमें चाहिए, हम इंसान है तो इंटरेक्ट किस तरह से करना चाहिए नेचर के साथ, हमें ये चीज तय हुई उसके अंदर। The era of environmental reform started with the UN conference on the human environment in Stockholm in 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोल्म में इसका आगाज हुआ 1972 से हुआ, ठीक है। एनवायरमेंटल माहौलियाती जो चीजें थी उसके ऊपर रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए यूएन में कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिया गया, एस्टैब्लिश हुई यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। It was a beginning of a relentless pursuit of calmer, cleaner and friendly life on planet Earth। इसकी स्टार्टिंग क्या थी, एक relentless सा एक ऐसा परस्यूट, एक ऐसा जो है स्पेक्ट्रम रखा गया, नजरिया रखा गया जिसमें जो है वो कामर, क्लीनर, बिल्कुल साफ शफाफ और फ्रेंडली लाइफ हो प्लेनेट अर्थ पर। द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस डिड नॉट हैव मेनी सपोर्टर्स एट इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन होता है आगाज में, ठीक है, आगाज में जब स्टॉकहोल्म का आगाज हुआ, उस कॉन्फ्रेंस हुई, इस वक्त इस पे इसके ज्यादा सपोर्टर नहीं थे। स्वीडन्स एफर्ट टू नज द वर्ल्ड लीडर immersed in cold war towards pollutants hazards confronting environment met with serious doubts misconceptions and misbeliefs। ठीक है, स्वीडन की एफर्ट जो थी, नज होता है बेसिकली धक्का देना, ठीक है, उसने पुश किया वर्ल्ड लीडर्स को कि इमर्स्ड यानी डूब कर किसी चीज में काम करना। कोल्ड वॉर के बाद जब पोल्यूटेंट्स हैजर्ड्स आए, कन्फ्रंटिंग एनवायरमेंट देखने को मिला, तसादुम देखने को मिला हमें माहौल में, जिससे बहुत से डाउट्स भी निकले, मिसकॉन्सेप्शंस निकली, मिसबिलीफ्स निकल कर सामने आए। The proposal to have a UN conference on the human environment was rejected by the UK and France। और जो ये proposal था UN conference का human environment के वाले से, इसको reject कर दिया गया था यूएस और फ्रांस के थ्रू, ठीक है, सॉरी यूके और फ्रांस के थ्रू। बोथ द कंट्रीज डिड नॉट सी इट एज एन इशू रिक्वायरिंग यूएन एनवायरमेंट। दोनों ही जो कंट्रीज थे वो इसको यूएन एनवायरमेंट वाला इशू कंसिडर नहीं कर रहे थे। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, दे फियर्ड द कॉन्फ्रेंस माइट एनकरेज देयर फॉर्मर कॉलोनीज टू डिमांड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट। उसके बरक्स उनको ये भी खौफ था कि ये एनकरेज करेगी जो फॉर्मर कॉलोनीज थी ना, उनकी डिमांड हो जाएगी कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी पुरानी कॉलोनीज थी ना उनकी, फिर उनको ये डर हुआ कि हो सकता है वो पुरानी जो कॉलोनीज हैं वो डिमांड करें फाइनेंशियल सपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। द कंट्रीज इन साउथ सा it as another predatory action of the so-called developed countries to limit the farmers' potential for growth by using the green issue। ठीक है जी, जो कंट्री साउथ में थे उन्होंने इस चीज को देखा एक प्रीडेटरी एक्शन के तौर पर, जिसमें सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज जो थे, ठीक है, उनमें यही था कि फार्मर पोटेंशियल ग्रोथ के लिए और इसको ग्रीन इशू के तौर पर चीजों को यूज करेंगे। सरप्राइजिंगली द यूएस, द फॉर्मर यूएसएसआर एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक सपोर्टेड द स्वीडिश इनिशिएटिव डिस्पाइट देयर कोल्ड वॉर एंगेजमेंट्स। तो बेसिकली हैरान कुन वाली बात ही है, तो यूएस और यूएसएसआर जो पुराना था, ठीक है, तो उसमें अगर देखें तो ईस्टर्न ब्लॉक ने सपोर्ट किया, ठीक है, उसको वो सपोर्ट मिली जो मेंबर्स थे डिफरेंट, ठीक है, स्वीडिश इनिशिएटिव जो स्वीडिश आगाज था ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें
उनको जो है वो एंगेजमेंट होने के बावजूद कोल्ड वॉर में फिर भी सपोर्ट मिली। बाय 1968, अगर हम 1968 की बात करें, तो स्वीडन हैड गैदर्ड सफिशिएंट सपोर्ट टू अलाउ द यूएन जनरल असेंबली टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन 2398। ठीक है, इसमें ये रेजोल्यूशन भी हुई जो आपके सामने लिखी गई है, 2398। दिस द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इस रेजोल्यूशन में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस में रिलेशनशिप देखने को मिला, माहौल का, मुआशरे का और मुआशी इश्यूज को भी देखा गया। द कॉन्फ्रेंस वाज टू बी हेल्ड इन स्टॉकहोल्म 1972। आपको ऊपर भी बताया गया है कि स्टॉकहोल्म में 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द जनरल असेंबली वुड फॉर्मली अडॉप्ट रिकमेंडेशंस गिवन एट द कॉन्फ्रेंस, और ये भी डिसाइड हुआ कि जनरल असेंबली जो है वो फॉर्मली अडॉप्ट करेगी कुछ रिकमेंडेशंस, ठीक है, जो कि कॉन्फ्रेंस में दी गई हैं। द कॉन्फ्रेंस हैड 3 पॉइंट्स एजेंडा। उस कॉन्फ्रेंस में कितने पॉइंट एजेंडा थे? 3 पॉइंट्स दिए गए। अब आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। वन, पहला क्या था? इट वाज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टू गैदर लिटरेचर on the state of the environment and create a new knowledge base on an issue that previously was the domain of science scholars only। ठीक है, इसमें कंसर्न ये था सबसे पहले कि एक इंटेलेक्चुअल, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ठीक है, लिटरेचर जितना भी अदब है, जो माशरे के बारे में, जो माहौल के बारे में होना चाहिए, एक ऐसा नॉलेज तैयार किया जाए और सब लोगों को उस नॉलेज की आगाही भी दी जाए, जो पहले जो है सिर्फ और सिर्फ किस डोमेन में आती थी? साइंस स्कॉलर्स की डोमेन में आती थी। अब हर बंदे को इस चीज की आगाही दे दी जाए। The conference aimed at forging a new relationship between the human and their natural habitat। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि जो है वो नया रिलेशनशिप बनाया जाए इंसानों के दरमियान और नेचुरल हैबिटेट के दरमियान। दूसरा, देखें आप क्या है, इट वाज अबाउट द फ्यूचर। दूसरे जो था वो जो आने वाला फ्यूचर हमारा, उसके बारे में था, मुस्तकबिल के बारे में। इट वाज अबाउट प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग एक्शंस एंड क्रिएटिंग अ पैराडाइम टू डेलिनिएट फ्यूचर एक्शंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, दूसरा जो था वो प्लानिंग के बारे में था, आइडेंटिफाई करने के बारे में था कि तशखीश की जाए, देखा जाए, निकाला जाए और पैराडाइम देखे जाएं कि फ्यूचर को किस तरह से डेलिनिएट करना है। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज पे एक्शंस कैसे लेने हैं। तीसरा क्या था जी? इट प्रपोज्ड एंड अडॉप्टेड न्यू इनिशिएटिव्स एंड measures for an immediate improvement in the quality of the environment। ठीक है, तीसरा यही है कि proposed और adopt कितने किए जाएंगे नए इनिशिएटिव्स, नए जितनी भी शुरुआत होनी है, ठीक है, उसमें किस तरह से उनका आगाज किया जाए, उन मेयर्स को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। इमीडिएट होता है फौरी तौर पर, फौरी तौर पर इंप्रूवमेंट कैसी लेकर आई जाएंगी माहौल की क्वालिटी में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट हो। एन इंटरनेशनल रजिस्ट्री ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड मेरीन पोल्यूशन मेयर्स वर पिक्ड आउट एज एरियाज ऑफ इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, उसके अलावा केमिकल कंपाउंड्स की रजिस्ट्री और इंटरनेशनल लेवल पर मेराइन पोल्यूशन मेयर्स लिए जाएं, यानी कि मेराइन आपको पता है पानी को ही कहते हैं, तो पानी में जितना भी आलूदगी होगी वो ज्यादा चीजों को खराब करती है, माहौल को खराब करती है, तो उसके हवाले से मेयर्स ली जाएं। ठीक है, और ये इमीडिएट अटेंशन के एरियाज हैं, यानी कि फौरी तौर पर जिनके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज। पर्टिनेंट होता है मुतलका। ठीक है, ये भी मुतलका नोट करने की वाली बात है कि स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर नहीं थी। दैट फेज केम इनटू द क्लाइमेट लेक्सिकॉन 7 years लेटर इन 1979 एट द वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कन्वेंट बाय द वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये फेज आया जब लेक्सिकॉन, क्लाइमेट लेक्सिकॉन 7 सालों के बाद 1979 में, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जब कन्वेंट हुई मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जब दुनिया की हुई थी। The scientists argued that the rising carbon dioxide concentration was because of fossil fuel burning, deforestation and changes in land use। Scientists जो हैं वो argue करते हैं rising के बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की concentration fossil fuel की वजह से, deforestation की वजह से और land में changes की वजह से। They predicted होता है पेशन गोई करना that the full effects of the changes would be visible by the end of the 20th century। वो ये भी predict करते हैं, पेशन गोई करते हैं कि जो इसके इफेक्ट हैं वो visible होंगे 20th century के एंड तक। ठीक है, जो है वो उसके बाद द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट ओनली वन अर्थ वाज पब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट एवर जो उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, उन्होंने क्या रिपोर्ट की कि ओनली वन अर्थ, के एक जमीन हो, यानी कि पोल्यूशन से पाक हो। ठीक है, ये पब्लिश किया गया एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस, और ये ऐसे के हवाले से और जो है वो करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।